और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की एक बड़ी खबर, दिलचस्प खबर, जिस तस्वीर पर पूरा देश बात कर रहा है। यह आप तस्वीर देख रहे हैं, योगी के सामने विदेशियों ने कान पकड़ लिए। यह तस्वीर G20 समिट की है। यह देख रहे हैं G20 समिट काशी में हो रही है, इससे पहले कश्मीर में हो रही थी, अब वाराणसी में हो रही है G20 समिट, जिसके लिए 20 देशों के प्रतिनिधि वाराणसी पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इसमें शामिल हुए। सीधे प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया, काशी के बारे में कहा, क्या कहा यह आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर दिखाई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर वायरल है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। योगी खड़े हैं, दो विदेशी महिलाएं योगी के सामने, देखिए जरा, दोनों विदेशी महिलाओं ने कान पकड़ लिए हैं। आखिर योगी के सामने क्यों दो विदेशी महिलाओं ने कान पकड़े? यह वाराणसी की तस्वीर है, उन विदेशी प्रतिनिधियों की है जो G20 में शामिल होने आए। योगी को देखते ही दोनों ने क्यों कान पकड़ लिए? बात की जा रही है कि ये विदेशी क्या शराब पी रहे थे, योगी आदित्यनाथ को देखा और योगी आदित्यनाथ को देखते ही ये माफी मांगने लगे योगी से कि योगी के सामने शराब पी रहे हैं, इसलिए उन्होंने योगी के अपमान के तौर पर देखा और माफी मांगी। क्या है इस तस्वीर के पीछे का सच? दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पीएम मोदी के वाराणसी में G20 की बैठक चल रही है। अमेरिका से फ्रांस तक और जर्मनी से जापान तक दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि काशी में हैं। पीएम मोदी खुद आज इस बैठक को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उससे पहले G20 की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें योगी के सामने दो महिलाएं कान पकड़कर खड़ी हैं। इस फोटो में योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, उनके सामने दो विदेशी महिला प्रतिनिधि हैं। दोनों ने योगी के सामने अपने कानों को आखिर क्यों पकड़ रखा है? सोशल मीडिया पर वायरल है कि ये दोनों विदेशी महिला डिनर टेबल पर खाने के दौरान शराब पी रही थी। तभी अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। योगी को देखकर दोनों विदेशी महिला खड़ी हो गई। योगी सूबे के सीएम होने के साथ साथ गोरक्षनाथ के महंत भी हैं और सात्विक जीवन जीते हैं, तो विदेशियों ने इसे योगी का अपमान समझा, उन्हें अपराध बोध हुआ और दोनों महिला झट से खड़ी हो गई और दोनों ने कान पकड़कर योगी से माफी मांगी। क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई G20 में योगी के सामने विदेशियों ने कान पकड़ लिए? अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ, योगी को देखते ही अचानक विदेशियों ने क्यों दोनों कान पकड़ लिए? इसके पीछे का सच, बातें बहुत सी हो रही हैं, लेकिन सच अलग है। सच मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर दोनों ने कान क्यों पकड़े। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और दो विदेशी महिलाओं को देख रहे हैं। ये दोनों प्रतिनिधि हैं, ये दोनों अलग अलग देशों से आई हैं। G20 जो ग्रुप ऑफ 20 की बैठक हो रही है वाराणसी में, उसमें आई हुई थी। योगी आदित्यनाथ को देखा इन्होंने और कान पकड़ लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके पीछे वजह क्या। दरअसल वाराणसी में G20 की यह बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए ये विदेशी डेलीगेट्स भी आए हुए हैं। वायरल फोटो इन्हीं डेलीगेट्स की बताई जा रही। योगी मेहमानों की अगवानी के लिए खुद भी वाराणसी पहुंच गए, काशी। ताज होटल में सीएम योगी ने इनकी अगवानी की, इनका वेलकम किया। इसी दौरान की यह तस्वीर बताई जा रही है। हुआ यह कि सोशल मीडिया पर इस पर बहुत से कमेंट चल रहे हैं, लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि विदेशियों ने क्यों योगी के कान पकड़ लिए, अपने कान पकड़ लिए योगी के सामने। कोई कह रहा है योगी को देखकर कान पकड़ लिए, कोई कह रहा है कि शराब पी रहे थे विदेशी तो योगी को देखा तो विदेशी फौरन खड़े हो गए झट से। शराब पीने के लिए विदेशियों ने सीएम योगी से माफी मांग ली। हालांकि दावा है कि फोटो वाराणसी के ताज होटल की है, होटल ताज की। ताज होटल में विदेशी मेहमानों का डिनर चल रहा था, विदेशी बैठकर खाना खा रहे थे, रात्रि भोज। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ मेहमान के तौर पर पहुंचे। योगी इसी दौरान दो विदेशी डेलीगेट्स के टेबल तक पहुंच गए। विदेशी डेलीगेट्स ने योगी के कुंडल की तारीफ की है। ये कान पकड़ के माफी नहीं मांग रही हैं, इन दोनों ने कान पकड़ रखे हैं क्योंकि योगी जी कुंडल पहनते हैं।
तो योगी के कुंडल की तारीफ कर रहे हैं विदेशी। सीएम होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ धाम के महंत हैं। नाथ संप्रदाय का होने की वजह से कान में कुंडल पहनते हैं। नाथ संप्रदाय, आपको बताऊं कि योगी गोरक्षनाथ ने कर्ण छेदन की प्रथा प्रचलित की थी। इस संप्रदाय से जुड़े लोग कान छेदवाते हैं। नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए कान छेदवाना पड़ता है। नाथ संप्रदाय के शिष्यों अनुयायियों को कठिन परीक्षा देनी होती है। इस कठिन परीक्षा में कान का छेदवाना भी शामिल है। तो योगी जब डेलीगेट्स के पास पहुंचे तो टेबल पर एक बोतल रखी हुई है, आगे आप देख रहे हैं। टेबल पर रखी इसी बोतल को लोग शराब कह रहे थे, लेकिन यह पानी की बोतल है। और अब यही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो को लेकर अलग अलग कहानियां भी बनाई जा रही हैं। तो यह G20 की एक तस्वीर, लेकिन काशी में G20 हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए इसके मायने और बढ़ जाते हैं। तो पीएम खुद भी शामिल हुए, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे। ये वाराणसी में क्या बदलाव हुआ है, इसकी भी एक तस्वीर है कि दुनिया की सबसे बड़ा जो संगठन है G20, उसकी बैठक भी वाराणसी में हो रही है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर उस बैठक में मौजूद थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, बाकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वो तस्वीर भी दिखाई गई जो काशी की झलक दिखाती है, काशी को बताती है। काशी एक धर्म नगरी है। काशी किस तरह से संस्कृति से आज भी जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो भी एक नजीर। अगली तस्वीर दिखाई। और काशी की सबसे प्रसिद्ध क्या है? आरती। भव्य आरती में भी शामिल हुए विदेश मंत्री को आप देख रहे हैं। काशी की आरती देखने के लिए दूर दूर से विदेशी पहुंचते हैं, लेकिन विदेश मंत्री उन सबको लेके गए जो G20 के लिए पहुंचे थे। अब 3 दिन चलने वाला, अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। अब मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल हुए, उन्होंने संबोधन भी किया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि काशी में तभी जाते हैं जब मुक्ति लेनी होती है, मोक्ष की प्राप्ति। यह कह रही है कांग्रेस की बीजेपी को भी अब मुक्ति मिलने वाली है, आखिरी वक्त है, इसलिए बीजेपी काशी पहुंची है। पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम ने कहा काशी लोकतंत्र की जननी है, दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है। ये खुशी है कि G20 का विकास एजेंडा काशी तक पहुंच गया है। काशी सदियों से ज्ञान चर्चा का केंद्र रही है, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी काशी है। काशी में भारत की विविध विरासत का सार है। काशी हमें निरंतर काम करने की ताकत, ऊर्जा देती है। काशी में मां गंगा, सारनाथ जैसे स्थल हैं। विदेशी प्रतिनिधि अपने कमरे में ना रहे, वाराणसी में घूमे, पीएम मोदी ने कहा। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है लोग अंतिम समय में बनारस जाते हैं। यह बात मैं इनको याद दिला दूं, अब राजनीतिक पारी खत्म होने वाली है। 2024 के चुनाव में 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी, कांग्रेस का कहना है। अब जरा सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा और कांग्रेस क्या कह रही, उस पर बीजेपी क्या पलटवार कर रही। काशी हैज बीन a center of knowledge. It has the essence of India's diverse heritage that the G20 development agenda has reached Kashi as well. The spirit of Kashi is energized by India's timeless traditions. Not only because Kashi is my constituency, I am confident that experiencing the Ganga Aarti and visiting Sarnath will inspire you to achieve your desired results. जयशंकर जी को मैं एक चीज बता दूं, बनारस लोग तब जाते हैं जब अंतिम घड़ी आती है। कहा जाता है वहां जो अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलती है। काशी विश्वनाथ की धरती, तो इनकी लंबी उम्र हो, बहुत लंबी उम्र हो, पर राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है अब इनके। जिस G20 सम्मेलन में वो गए हमारे विदेश मंत्री जी, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया कांग्रेस के नेताओं ने। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस तो हमेशा देश के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। काशी अविनाशी है, सबसे प्राचीन शहर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी काशी की पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रही है। लगातार काशी की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारा है। अब सोचिए, बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस
जब कश्मीर में G20 हो रहा था तब भी सवाल उठा रही थी कांग्रेस। अब कह रही है कि बीजेपी का आखिरी वक्त है इसलिए काशी गए, 100 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, काशी जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मुक्ति कांग्रेस को ना जाने कब से उत्तर प्रदेश दे चुका है। अब देखिए जरा, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है G20 की। ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया कह रहा है G20 की अध्यक्षता के से भारत को नई शक्ति मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है भारत दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा है, भारत रणनीतिक और कूटनीति की बुलंदी पर पहुंचेगा। दक्षिण कोरिया कह रहा है G20 की अध्यक्षता भारत की शक्ति बढ़ाएगी, इस बैठक से भारत की वैश्विक ताकत बढ़ जाएगी। बिल गेट्स क्या कह रहे हैं? भारत की G20 अध्यक्षता बाकी देशों के लिए एक सुनहरा मौका है। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल आईडी जैसी बेहतरीन चीजें सीख सकते हैं। भारत तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और दुनिया को भारत नई तकनीक के बारे में जानकारी देता रहेगा। लेकिन कांग्रेस G20 पर सवाल खड़े कर रही है। अब जरा सुनिए, काशी के लोगों को सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से बेहतर तो लोग नहीं बताएंगे कि आखिर मुक्ति किसे देने वाली है काशी, यूपी किसे मुक्ति देने वाला है। सुनिए काशी के लोग। हर तरफ कहीं भी जाइए, जो कुछ भी है प्रधानमंत्री की देन है। अगर प्रधानमंत्री नहीं आते तो काशी शायद फिर उसी तरह रह जाता जो है। पहले से बहुत बेहतर हुआ है, ये प्रधानमंत्री जी की देन है। और 2024 में फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही सरकार बनेगी। हर एक छोटी छोटी चेंजेस दिखाई दे रही है, और जितना कांग्रेस पीछे में वर्क कर रही है, बीजेपी उतना आगे आके वर्क कर रही है, और इस हिसाब से मतलब वो लोग जो वर्क कर रहे हैं वो दिख रहा है। जब कांग्रेस थी तो हम बाहर भी डरते थे, हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, सारे जनता जो भी है सब जनता जनार्दन उनके साथ है। काफी समय से बनारस आ रहे हैं और काफी समय से यहाँ का विकास दिख रहा है। पता चलता है कि क्या विकास हुआ है। विकास बताया नहीं जाता, दिखाया जाता है काम करके, तो जो कि मोदी जी ने करके दिखाया है। 100 से 90 लोग जो है वो बीजेपी के साथ है। कहने से कुछ नहीं होता। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिन्होंने पहले देखा है और जो काशी का अभी देख रहे हैं, तो बहुत अंतर है, बहुत बदलाव है। तो विरोधी भी काशी के लोगों को सुन रहे होंगे। आइए अब आपको बताता हूं G20 देश के लिए कितना बड़ा मान और सम्मान की बात है। इसे विरोधी या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। देखिए जरा, G20 है क्या, ये देख रहे हैं। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ये सारे देश इस G20 के सदस्य हैं। G20 यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा समूह है। अर्थव्यवस्था में मजबूत जो 20 देश हैं दुनिया के, वो सब इसमें शामिल हैं। इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 80% जीडीपी इन्हीं देशों की है। इसमें देखिए अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, टर्की, ये सारे देश शामिल हैं। G20 का अहम काम क्या है? आर्थिक सहयोग। G20 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिति कंट्रोल करना है। हर साल G20 देशों का एक सम्मेलन आयोजित होता है और भारत भी G20 का हिस्सा है, इसलिए भारत में यह बैठक हो रही है। वाराणसी में 11 जून से 13 जून तक इस बैठक का आयोजन हो रहा है। भारत खुद इसकी अध्यक्षता कर रहा है। यह भारत के लिए फख्र की बात है, भारत के लोगों के लिए फख्र की बात है, और उसी तरह सियासतदानों के लिए भी फख्र की बात होनी चाहिए। कम से कम इस तरह की फख्र और गर्व की स्थिति पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यह भी सीखना चाहिए, वरना काशी के लोग जो जवाब दे रहे हैं वो भी सुनना चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है आज, तूफान को लेकर बड़ा अलर्ट है। तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। जी हां, ये देख रहे हैं आप तस्वीर, बड़ा तूफान आ रहा है, इस तरह की खबरें हैं। ये देख रहे हैं तूफान की जो लहरें उठ रही हैं समंदर में, वो डरा देने वाली है, रूह कपा देने वाली है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। कई बड़े राज्यों को, लगभग 5 राज्यों को अलर्ट भेजा गया है। कभी भी तूफान दस्तक दे सकता है। जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय इलाके, उन सब पर अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है, देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे और इस बैठक में बाकायदा पीएम को प्रेजेंटेशन दिया गया कि किस तरह से तूफान आगे बढ़ रहा है, कैसे इससे निपटना है। प्रधानमंत्री ने पूरा प्रेजेंटेशन लिया। और इस दरमियान आपको बताऊं, बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बड़ी खबर यह है कि 5 लोग तूफान में डूब गए हैं। जी हां, बड़ी खबर जुहू बीच पर
यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। समंदर में 5 लोगों के डूबने की खबर है और एक शख्स को बचा लिया गया है जो डूबा था। उन 5 में 4 लोग अब भी मिसिंग हैं। 4 लोगों का कोई अता पता नहीं है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, 5 लोग जुहू बीच पर डूब गए। समंदर में बवंडर मचा है, तूफानी लहरें डरा रही हैं। यह कुदरत के एक बड़े खतरे की आहट है जिसका नाम है बिपरजॉय तूफान। भारत में यह तूफान दस्तक देने वाला है मगर उससे पहले ही कहर बरपाने लगा है। तूफान के असर से मुंबई के जुहू बीच पर 6 लोगों के डूबने की खबर है। समंदर से 6 दिन पहले उठा तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तबाही मचा रहा है। उसके रास्ते में जो भी आ रहा है उसे वो तहस नहस कर रहा है। केरल से गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर खतरा सबसे ज्यादा है। तूफान ने ट्रेन और प्लेन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और जगह जगह जारी हो गया है हाई अलर्ट। इस वक्त हम मुंबई के जुहू बीच पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें हमें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि तूफान की जो आहट जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, ये बेहद खतरनाक शक्तिशाली तूफान जिसकी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। हाई टाइड चालू है, साइक्लोन है इधर अभी। हाई टाइड चालू है। तो साइक्लोन बिपरजॉय आने वाला उसके बारे में आपको कुछ बताया गया है? हाँ, हाई अलर्ट जारी किया है। अभी पानी में किसी को अलाउड नहीं किया है। तो अभी आप क्या सब लोगों को यहाँ से हटा देंगे? हाँ, किनारे पे लेते हैं लोगों को अभी। तो आप देख रहे हैं अलर्ट जारी किया गया। आपको जल्दी से बताता हूं कौन कौन से वो बड़े राज्य हैं जो जिनमें अलर्ट है, जहां तूफान पहुंचने वाला है। उनमें भी खास शहर है। देखिए जरा कौन से शहर है ये आपके पास सामने आ गया। भारत का नक्शा गुजरात आप देख रहे हैं। गुजरात में तटीय इलाके कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, भावनगर, ये वो शहर हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र में देखिए जरा, महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, रायगढ़, ये कोस्टल एरियाज हैं जिसमें तूफान का अलर्ट है। राजस्थान में देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, ये वो शहर है जिसपे तूफान की अलर्ट है। केरल में आप देखिए जरा, केरल में तिरुवनंतपुरम में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, ये वो राज्य हैं जिन सब में दिशा निर्देश जारी किए गए। और देखिए तूफान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तूफान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं तूफान। ये देखिए जरा, भारत का नक्शा आपको नजर आ रहा है। भारत के नक्शे के इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है एक लगातार एक गोला आपको नजर आ रहा है। तूफान की हवाओं का एक गोला है जिसे आप बेहतर समझ सकते हैं तूफान किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यह अरब सागर में उठने वाला एक बड़ा तूफान है। यह पाकिस्तान को भी टच करेगा, जाकर देखिए पाकिस्तान की तरफ, और भारत के कई राज्यों को छूने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं इस तूफान की वजह से बहुत सी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। हवा की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की है। देखिए जरा तूफान से हालात आप देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। तूफान से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। तूफान बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात के तटीय इलाकों में टकराने की आशंका जताई जा रही है। 14-15 जून को तूफान से भारी तबाही की आशंका है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। गुजरात के पोरबंदर से अभी तूफान दूर है। पहले यह तूफान पाकिस्तान की ओर जा रहा था, अब वो गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 15 जून को दोपहर में यह हिट करेगा आकर सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कच्छ में धारा 144 अभी से लगा दी गई है। 3 दिनों के लिए वहां के सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तटीय इलाकों से लोगों को हटाने का काम भी जारी है। एसडीआरएफ की 1-2 नहीं 10-10 टीमें लगा दी गई हैं एक्शन के लिए। एनडीआरएफ की 15 टीमें गुजरात में तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमों को अलर्ट पर फिलहाल रखा गया है। गुजरात में तूफान को लेकर आज 56 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। 15 जून तक 95 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं होंगी। गुजरात में अगले 4 दिन तक आंधी चलेगी। इसके चलते पेड़ों के टूटने, उखड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। बिजली और टेलीफोन के खंभों को भी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने 15 जून के लिए बाकायदा एक रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
पुणे में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात हैं। 16 जून को राजस्थान में आंधी बारिश की आशंका जताई जा रही है। अरब सागर में बिपरजॉय तूफान 6 दिन पहले उठा। इसका असर 10 दिनों तक आगे रह सकता है। हाल के दिनों का यह सबसे लंबा तूफान होने वाला है। बड़ी खबर यह कि तेज बारिश भी होगी इस बीच। आइए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए जरा कि मेट डिपार्टमेंट के मौसम विभाग के जो डीजी, उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। चक्रवात तूफान बिपरजॉय अभी ये पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर की दिशा में गति कर रहा है और हमारा ये पूर्वानुमान है कि ये 14 तारीख सुबह तक, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये उसका पूर्वानुमान है कैसे गति करेगा। 14 तारीख सुबह तक ये उत्तर दिशा में गति करके इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट को और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को, मांडवी और कराची के बीच जखौ पोर्ट के आसपास अतिक्रम करेगा 15 तारीख दोपहर के आसपास। तब इसका विंड स्पीड लगभग 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फिलहाल स्थिति क्या है उन शहरों की जहां तूफान पहुंचने वाला है। वहां अभी से लहरों ने रफ्तार पकड़ ली है। लहरें तटों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए जरा मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। लहरों की तेजी से आपको अंदाजा होगा कि तूफान आ रहा है। क्यों? क्योंकि हवा की रफ्तार बढ़ने लगती है। हवा की रफ्तार बढ़ेगी, बारिश आनी शुरू हो जाएगी। ये सब तूफान आने की आहट है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। रत्नागिरी से तस्वीर आई, देख रहे हैं आप, लोग भाग रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो वायरल है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो वायरल, रत्नागिरी की तस्वीर बताई जा रही है। ये देखिए, तूफान आया और लोगों को बाहर ले गया लग रहा है। देख रहे हैं आप, ये देखिए, लोग भागे फौरन। तो आपने देखा अभी से लहरें कितनी तेज हो गई हैं, लोगों को बहा ले गई। प्रधानमंत्री को भी इसका इल्म है। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई आज। तूफान को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया, पूरा प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया गया मैप के जरिए कि गुजरात के कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस बैठक के बाद क्या दिशा निर्देश जारी किए गए, क्या क्या करना है। जो बचाव के लिए टीमें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें क्या कुछ करना है, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है सामने। और बिपरजॉय तूफान पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये इमरजेंसी बैठक ली। बैठक में गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पीएम ने निर्देश दिए। लोगों को सुरक्षित जगह भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जरूरी सुविधाएं बहाल करने को कहा गया। कंट्रोल रूम 24/7 संपर्क में रहेंगे, कह दिया गया। तूफान के चलते अलर्ट मोड में रेलवे रहेगी पूरी तरह से। रेलवे के लिए अलग वॉर रूम बना दिया गया, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सी ट्रेनें रद्द होने वाली हैं। रेलवे को इमरजेंसी लेवल पर काम करना होगा। कल खुद गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ यह बैठक होगी और मोदी सरकार के 9 साल पर होने वाले सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। बीजेपी ने 15 जून तक की सभी सभाएं रद्द कर दी हैं, इसलिए इस स्तर पर तैयारी की गई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा कि तूफान में कैसे लोग फंस गए थे। देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। पूरी स्क्रीन लीजिए जरा। हेलीकॉप्टर के जरिए हेलीकॉप्टर लगाया गया और उसके बाद लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। 11 लोगों को उठाया गया है। 11 लोग जो फंसे हुए बताए जा रहे थे समंदर के बीच। बाकायदा नाव चलाने वालों से कहा गया है कि समंदर में ना जाएं, परहेज करें जाने से। ट्रेनों पर खासा असर पड़ने वाला है। पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ सुमित, उनको सुनिए जरा।
साइक्लोन बिपरजॉय जिसकी गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ एरिया को हिट करने की संभावना है, इससे निपटने के लिए पश्चिम रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम, हमारी जो डिवीज़न है और उनके हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम इत्यादि इलाकों में। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूसली जो विंड स्पीड है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि अगर हमारी विंड स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जाती है, हम पैसेंजर ट्रेन के मूवमेंट को रेगुलेट या स्टॉप कर सकें। आई अब आपको बताता हूं मैं एक दिलचस्प बात। इसमें जब बात तूफान की हो रही है तो आखिर तूफान के नाम कैसे तय होते हैं? इसका नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिपरजॉय। आपने शायद पहले नाम न सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था, तो आपको बताता हूं ये नाम आया कहां से, कौन तय करता है ये नाम। मौजूदा तूफान का नाम है बिपरजॉय। अब बिपरजॉय क्या होता है? बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है विपत्ति या फिर आपदा। बांग्लादेश ने इस तूफान का नाम दिया है। तूफान का नाम वर्णमाला के हिसाब से दिया जाता है और वर्णमाला के हिसाब से बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई है और इसी लिस्ट से तूफान का नाम तय होता है। जैसे इनमें Q, U, X, Y, Z से तूफान का नाम नहीं होगा, यह तय है। कई देशों ने तूफान के नाम की एक लिस्ट सौंपी है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास ये सारे देशों की लिस्ट मौजूद होती है। किसी देश में जब कोई तूफान आता तो इसी लिस्ट से तूफान का नाम दे दिया जाता है। इस बार नाम देने की बारी बांग्लादेश की थी, तो बांग्लादेश की लिस्ट उठाई गई। उस लिस्ट में नाम था बिपरजॉय। बांग्लादेश के सुझाव पर भी तूफान का नाम रखा गया। तूफान के नामों की लिस्ट 25 साल के लिए बनाई जाती है। ऑड इवन आधार पर इनका नामकरण होता है। जैसे इवन साल में तूफान आने पर पुल्लिंग शब्द नाम दिया जाएगा, ऑड साल में तूफान आने पर स्त्रीलिंग नाम दिया जाता है। एक नाम को 6 साल के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसी तूफान से भारी तबाही होने पर उसका नाम हटा दिया जाता है। 1950 के पहले पहले तूफानों का कोई नाम नहीं होता था। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह जो तूफान है यह अकेले भारत के तट पर नहीं टकराने वाला है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के कराची की तस्वीर है। कराची में जो कोस्टल एरिया है, जो तट है, वहां बीचेस को बंद कर दिया गया है। अभी से तूफान से नुकसान हो सकता है, इसलिए लोगों के लिए वार्निंग जारी की गई है। बारिश भी हो रही है, इसलिए लोगों से कहा गया है, हिदायत दी गई है कि वो तटीय इलाकों में अगर रहते हैं या घूमने गए हैं बीचेस पर तो वहां जाने से परहेज करें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जीवा के शूटर का कबूलनामा है। जीवा की हत्या हुई थी पिछले दिनों। इस शूटर ने कबूल कर लिया है। मुख्तार अंसारी का राइट हैंड था जीवा, आपको याद होगा। इसको कोर्ट में मारा गया था। इसकी हत्या करने वाले ने आज कबूलनामा दिया है। उसे सुनवाऊंगा ऑन कैमरा वो क्या कह रहा है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं जीवा की बॉडी। कोर्ट में इसकी हत्या की गई थी। जो हत्यारा है उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। आज वो हत्यारा बोला और उसने बता दिया कि उसने हत्या क्यों की। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह है जिसे पकड़ा था पुलिस ने, विजय यादव। विजय को पुलिस ने पकड़ा, वकीलों ने पकड़ा, उसके बाद वकीलों ने पीटा भी था। यह आज पुलिस कस्टडी में बयान दिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह देख रहे हैं, वकीलों ने जमकर कुटाई की थी, पुलिस बचाती रही और वकील पीटते रहे। चेहरे पर चोट भी आ गई इसके। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। यह उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर कोर्ट की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब इस शख्स को मैं सुनवाने जा रहा हूं। इस शख्स से ऑन कैमरा पुलिस ने पूछताछ की है। ऑन कैमरा यह कबूल कर रहा है इसने हत्या की, क्यों की यह भी बता रहा है। सुनिए जरा। कोई आतिफ नाम का लखनऊ जेल में बंद है। इसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था। इसका भाई मुझे नेपाल में मिला। अतीक के भाई का नाम असलम है। कुत्ता पैसा पहनता है, हल्का दाढ़ी है। उसने बोला मेरे भाई को दाढ़ी उतारा है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा।
कोई आतिफ नाम का लखनऊ जेल में बंद है। इसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था। इसका भाई मुझे नेपाल में मिला। अतीत के भाई का नाम असलम है। कुत्ता पैसा पहनता है, हल्का दाढ़ी है। इसने बोला मेरे भाई को दाढ़ी पर है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। विजय यादव को आप सुन रहे हैं। इसके बारे में पहले मैंने आपको बताया, विजय आखिरी में बोल रहा है मुझे 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई। ये सुपारी कब दी गई, कहां दी गई, किसने दी, क्यों दी, पूरी डीलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए सर, ये मैप देखिए, मैप के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। काठमांडू यानी नेपाल के काठमांडू में पूरी डील हुई। सुपारी मुंबई में दी गई, मारने के लिए हथियार बहराइच में दिया गया और हत्या लखनऊ में की गई। अब आप समझ रहे हैं, 4 अलग अलग शहर और उसमें एक देश अलग है, यानी 2 देश, 4 अलग अलग शहर, 4 अलग अलग राज्य भी आप कह सकते हैं। अब देखिए जरा, आपको बताने जा रहा हूं, ये जो शूटर है, ये शूटर ने किसके जरिए पैसे लिए, किसने पैसे दिए, किन किन का नाम ये ले रहा है और ये 20 लाख रुपए दिए किसने। देखिए जरा, ये शूटर को आप देख रहे हैं विजय, और कोई शख्स जिसने नेपाल में पैसा दिया, जिसने नेपाल से डील की काठमांडू में, हत्या की डील नेपाल के काठमांडू में हुई। काठमांडू में विजय, जो विजय कुर्सी पर बैठा है, ये असलम से मिला। ये असलम नेपाल का बड़ा माफिया है। विजय को असलम ने जीवा का फोटो दिया, फोटो दिखाकर 20 लाख रुपए दिए। दावा है कि असलम का जो भाई है वो लखनऊ में बंद है। लखनऊ में बंद होने के दौरान असलम के भाई का नाम है आतिफ, जो असलम का भाई बंद है लखनऊ में। आतिफ की जेल में संजीव जीवा से मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात में दोनों के बीच विवाद हो गया। तो जीवा ने क्या किया, आतिफ की दाढ़ी नोच ली, यानी असलम के भाई की दाढ़ी नोच ली जीवा ने। बस यहीं से जीवा दुश्मन हो गए असलम के। इसके बाद जीवा ने कई बार आतिफ को बेइज्जत किया। यह बात नेपाल में आतिफ के भाई असलम तक पहुंच गई। इसके बाद असलम ने जीवा की हत्या का प्लान बनाया। भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए हत्या का पूरा प्लान बना। दावा है कि मुंबई में विजय को एडवांस मिला। इसके बाद बहराइच में रिवॉल्वर 5000 रुपए दिए गए और 13 मई को विजय यादव जौनपुर से बहराइच चला गया। यह है विजय पहुंच गया बहराइच। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, फिर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय यादव। पुलिस ने जब सवाल पूछा तो बता रहा है किसने दाढ़ी नोची, किसने पैसा दिया, सुनिए। कोई आतिफ नाम का लखनऊ जेल में बंद है। इसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था। इसका भाई मुझे नेपाल में मिला। अतीत के भाई का नाम असलम है। कुत्ता पैसा पहनता है, हल्का दाढ़ी है। इसने बोला मेरे भाई को दाढ़ी पर है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। तो विजय जिसे आप सुन रहे हैं, इसके घर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह है विजय का घर। गरीब परिवार से आने वाला, मां बाप को इल्म भी नहीं कि बेटा क्या कारनामा कर रहा है। विजय के बारे में दिखाता हूं, पिता को सुनवाऊंगा पिता क्या कह रहे हैं। पिता को लग रहा था बेटा कमाने गया है, लेकिन बेटा तो गोलियां चला रहा था। यूपी के जौनपुर का रहने वाला है विजय। जौनपुर से बीकॉम की पढ़ाई की है इसने, मैकेनिक की नौकरी करता था। उसके बाद मुंबई में नौकरी करने पहुंचा विजय। 3 साल तक मुंबई में रहा, नौकरी करता रहा। मार्च में जौनपुर आ गया अपने घर। इसके बाद विजय लखनऊ चला गया नौकरी करने। एक लड़की को भगाने का आरोप लगा तो जेल चला गया। जेल से कुछ दिनों पहले ही बाहर आया था। आजमगढ़ जेल में विजय अपराधियों से मिला। जेल में विजय बड़े अपराधियों के संपर्क में आया और आजमगढ़ जेल में पूर्वांचल के कई अपराधी बंद हैं। मुख्तार के भी कई गुर्गे यहां सजा याफ्ता हैं। माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू भी इसी जेल में था। अपहरण और रेप केस में विजय जेल भेजा गया था। आजमगढ़ जेल में विजय 103 दिन तक बंद रहा।
इसके बाद विजय जमानत पर जेल से बाहर आया और उसने यह हत्या की। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। विजय के पापा, पिताजी, उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन सपूत कपूत निकला तो क्या करें, सुनिए। कभी जो कि ऐसा था ही नहीं वो लड़का, सीधा साधा था, कभी किसी से झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्कूल में भी पढ़ता था तो भी अच्छे से रहता था, दुकान पे रहता था तो भी हमारे साथ अच्छे से रहता था वो। एक बैग तो हम लोग सुना, इधर चाय पीने के लिए हम गया तो प्रधान जी हमको बुला कर बताने लगे कि विजय का फोन आया था कि नहीं। हम बोला नहीं, फोन तो नहीं आया था। वो तो 15 दिन से बात ही नहीं कर रहा है, कहाँ पे है, कैसे है। हम लोग खुद छपटिया रहे हैं कि नहीं, क्यों बात नहीं कर रहा है। अब फोन हम लोग लगाता था तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सियासत से जुड़ी, चुनाव आने वाले, फ्री पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। बहुत से लोगों को मंदिर, आरती, भगवान भी बहुत याद आने लगे हैं। प्रियंका गांधी, बीजेपी का कहना है चुनाव आ रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा आज आरती करने पहुंच गई। यह तस्वीर बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। बताया जा रहा है जबलपुर के नर्मदा नदी के किनारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रियंका वाड्रा आरती कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है देखिए चुनावी मोड में आ चुके हैं, चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव आते हैं तो भगवान याद आने लगते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद प्रियंका मंच पर थी, मंच से शंखनाद भी हो रहा है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि ये रैली बीजेपी की थी या फिर कांग्रेस की थी, लेकिन इस बीच अब तैयारी ये है कि थोड़ा हिंदुत्व, जिसे सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं, और थोड़ा फ्री, इन दोनों को मिलाएंगे तभी शायद चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस को यह लग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। मध्य प्रदेश में करीब आए चुनाव तो कांग्रेस चलने लगी हिंदुत्व वाला दांव। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। हिंदुत्व पर बीजेपी को घेरने वाली पार्टी आज खुद हिंदुत्व और हनुमान की शरण में है। कभी कमलनाथ हनुमान भक्ति का रंग दिखाते हैं तो कभी प्रियंका गांधी के आने से पहले जबलपुर में 30-30 फीट की हनुमान जी की गदा लगा दी जाती है। और फिर प्रियंका आई तो पूजा पाठ और नर्मदा आरती के साथ चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक तरफ धर्म भी चल रहा है, एक तरफ मुफ्त की पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। क्या क्या फ्री देने जा रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए, देखिए जरा। क्या केजरीवाल वाला फॉर्मूला भी है? एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव होने, तो आपको बताऊं जीत के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। उसने कर्नाटक वाला प्लान बनाया है। प्लान यह है कि जनता को साधने के लिए गारंटी स्कीम तैयार की है, बहुत सी मुफ्त योजनाओं का वादा कर लिया है। जबलपुर में प्रियंका ने 5 गारंटी का ऐलान किया। अब ये 5 गारंटी क्या है? एक, हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 1000 नहीं, अब 500 रुपए का मिलेगा। 100 यूनिट बिजली माफ हो जाएगी और 200 यूनिट हाफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। कमलनाथ वाली किसान कर्ज माफी योजना लागू होगी। कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ने 5 गारंटी का वादा किया था। इसमें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा था। चुनाव में कांग्रेस जीती और योजनाओं को वजह मान लिया कि कर्नाटक में मुफ्त दिया इसलिए जीत गए। इसलिए अब ये एमपी में भी है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी तैयारी। जीत के बाद पहली कैबिनेट में कई योजनाएं लागू की। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस यही दांव चल रही है। कमलनाथ और कांग्रेस इसे मास्टर स्ट्रोक समझ रही है। सुनिए जरा प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है और अनुराग ठाकुर तीखा हमला कर रहे हैं प्रियंका पर, सुनिए। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। एक और प्रियंका दीदी गई है मध्य प्रदेश
जबलपुर, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी जी 2017 में आए। वो वहां पर क्या कहते थे, 2018 में आके वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई, लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए। अब आइए मैं आपको बताता हूं, अकेले मध्य प्रदेश नहीं है जहां फ्री 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 की सेल लगी। एक और राज्य है, यहां भी हिंदुत्व का सहारा देख रहे हैं। गहलोत साहब को हाथ में गदा लिए हुए, अब लग रहा है, ये देखिए, गदा भी और त्रिशूल भी। ये तस्वीर आपने इससे पहले शायद नहीं देखी होगी, लिखा है, ये आप देख रहे हैं, त्रिशूल भी अशोक गहलोत के हाथ में और गदा भी है। यानी राजस्थान में भी सॉफ्ट हिंदुत्व और फ्री। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान में कौन सा मुफ्त वाला दांव चल रहा। क्या आप कांग्रेस को लग रहा है जो कर्नाटक में अपनाया उससे काम हो जाएगा? मध्य प्रदेश में देखिए के बाद राजस्थान में क्या फ्री होगा। राजस्थान में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने, चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मुफ्त वाला दांव यहां भी चला। गहलोत ने कई नई योजनाओं का ऐलान कर दिया। 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है। पहले राज्य में 50 यूनिट तक बिजली फ्री थी। 200 यूनिट तक बिजली बिल में सभी चार्ज मुफ्त कर दिए हैं। महिलाओं के लिए फ्री मोबाइल देने का भी प्लान है। 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना है। हर महिला के खाते में 6 से 7 हजार रुपए दिए जाएंगे। रक्षाबंधन में इस स्कीम का ऐलान कर सकते हैं। सरकारी बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट, इसे महिलाओं का समर्थन पाने की कवायद माना जा रहा। राज्य में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना लागू कर दी गई, जिसके तहत सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री, निजी अस्पताल में 25 लाख तक इलाज का खर्च मुफ्त। 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दे रहे हैं। बुजुर्ग, विधवा और निःशक्त जनों को यह पेंशन दी जा रही है। हर महीने सरकार उन्हें 1000 रुपए की मदद देती है। इन योजनाओं से गरीब मतदाताओं को साधने की कोशिश है। सत्ता विरोधी लहर से बचने का प्रयास इसे माना जा रहा है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फूड पैकेट हम दे रहे हैं आपको, दालें भी है, चीनी भी है, तेल भी है, वो सब कर रहे हैं हम लोग। कोई कमी नहीं रख रहे। हमारी बहनें माता बैठी हुई है। धीरे धीरे स्मार्टफोन देने की स्कीम है हमारी। स्मार्टफोन मिलेगा, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ ही मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं। कैश दें या कार्ड में दें, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मिल नहीं रही टेलीफोन एक साथ में इतनी बड़ी संख्या में। तो हम लोग ज्यादा चाहेंगे कि अलग अलग ब्रांड के टेलीफोन होते हैं, वो खरीद अपनी मर्जी से उनके बैंकों में खाते में पैसा भेज देंगे। इस प्रकार की सोच है। अब फ्री 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 कांग्रेस देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फ्री कल्चर के सख्त खिलाफ है, इसलिए फ्री के साथ कांग्रेस को अब भगवान की भी याद आ रही है। ये देख रहे हैं, दूध से अभिषेक भी किया, पुष्प भी चढ़ाए। प्रियंका वाड्रा ने, कमलनाथ भी मौजूद थे बगल में। देख रहे हैं कमलनाथ जी की हालत यह है कि कांग्रेस के दफ्तर में अब भगवा झंडे भी फहराते हैं, कथाएं भी होती हैं, गदा भी लेते हैं। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चौराहे पे। देखिए जरा अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का चौराहा है जहां गदा लगाई गई। प्रियंका वाड्रा के वेलकम में फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। प्रियंका वाड्रा आ रही हैं तो मध्य प्रदेश में गदा लगा दी गई। ये कांग्रेस का कौन सा अवतार है ये वोटर खुद नहीं समझ पा रहा है। देख रहे हैं हनुमान जी की गदा, प्रियंका हनुमान भक्त बनकर अवतरित हुई। अगली तस्वीर आइए आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा अशोक गहलोत की तस्वीर है मंदिर में पूजा करने के दौरान। अब ये तस्वीरें आम है, चुनाव के वक्त ये तस्वीरें आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगी। अभी सिर्फ प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जब प्रचार शुरू करेंगे तो वो भी मंदिर मंदिर जाना शुरू करते हैं। ये बात अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में दंडवत हुए तो राहुल गांधी कह रहे थे मुझसे तो ये नहीं हो सकता, वो बात अलग है। बाद में उनकी एक तस्वीर आ गई, वायरल हो गई। अब आपको बताते हैं कांग्रेस का चुनावी बाण है हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व।
अब क्या तैयारी है? मध्य प्रदेश से शुरू कर रहा हूं मैं। देखिए जरा, मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस और मुखर हो रही है। पूजा पाठ के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत है। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में नर्मदा की आरती की, हाथ में रुद्राक्ष लेकर पूजा करने पहुंची। कमलनाथ भी हार्ड हिंदुत्व की राह पर हैं। खुद को हनुमान भक्त के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। इस वक्त जगह जगह गदा लगी हुई है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। बाबा बागेश्वर के दरबार में भी जा चुके हैं। मंदिरों और धार्मिक स्थलों के उत्थान का भी वादा कर दिया है। कांग्रेस के दफ्तर में हाल ही में भगवा झंडे भी दिखे। बजरंग सेना को कांग्रेस में शामिल किया गया। बड़ी खबर देखिए, बजरंग सेना नाम का एक संगठन मध्य प्रदेश में, उसे कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अब राजस्थान की तस्वीर देखिए जरा, गहलोत साहब को देखिए। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रही है। गहलोत खुद मंदिरों में पूजा और अर्चना करने जाते हैं। राजस्थान के कई मंदिरों के विकास का भी ऐलान कर दिया गया है। उज्जैन के महाकाल की तरह गोविंद देव का विकास होगा और जयपुर के गोविंद देव मंदिर के लिए 100 करोड़ का बजट भी है। त्रिपुरा सुंदरी, खोले के हनुमान, श्रीनाथ जी जैसे मंदिरों का विकास होगा। गहलोत हर जिले में लवकुश वाटिकाएं भी बनवा रहे हैं। भगवान राम के पुत्र के नाम से वाटिकाएं, उनका नाम रखा जा रहा, यानी भगवान राम पर अपनी आस्था दिखा रहे हैं गहलोत साहब। सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा कराने का भी ऐलान कर दिया है। अब देखिए छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री साहब को देख रहे हैं, भूपेश बघेल को। बघेल साहब भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। उन्हें लग रहा है बीजेपी को काउंटर करना है तो हार्ड हिंदुत्व के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व रखें। विकास के साथ हिंदुत्व की छवि से वोट पर नजर है। राज्य में वो रामायण महोत्सव कराने लगे। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हो रहा है। राज्य में राम वन गमन पथ का विकास किया गया है। जिन रास्तों से राम गुजरे वहां के लिए खास प्लान है। श्री राम की माता कौशल्या के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा। गाय के गोबर और गौमूत्र खरीद की योजना भी शुरू है। इतनी तैयारी है। अब जरा सुनिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं। प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1 महीने पहले कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया। आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं। कमलनाथ जी बजरंगबली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। ये चुनावी छलावा, ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है। आई एक और बड़ी खबर, जो मैं बात भगवान की हो रही है तो श्री राम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। राम मंदिर की फाइनल डेट आ गई है। जी हां, राम मंदिर की जो तस्वीर आज सामने आई है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है। कुछ ही महीनों का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे। जी हां, जनवरी 2024 प्रधानमंत्री खुद पहुंचने वाले हैं। ये देख रहे हैं, ये राम मंदिर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आइए आपको बताते हैं कब पीएम मोदी जाने वाले हैं, क्या तैयारी हो गई है अयोध्या में। इसी दिन तारीख का इंतजार था राम भक्तों को भी। देखिए जरा, तो मैं आपको बताऊं, राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख आ गई है और 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन होगा। पीएम भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त बता दिया है। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी भेज दिया है। 22 जनवरी 2024 को रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। भगवान के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहां 8.5 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। 5 महीने में यह मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी और कर्नाटक के 2 प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रतिमा बना रहे हैं। भक्त 35 फीट की दूरी से ही भगवान के दर्शन कर पाएंगे।
पीएम मोदी भी रामलला की पूजा अर्चना करेंगे उस दिन। इसके बाद मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सितंबर तक गर्भगृह बनकर भी तैयार हो जाएगा और अभी मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो गया है। राम मंदिर का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, तो ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। आइए, प्राण प्रतिष्ठा के बहुत मायने हैं। ईश्वर तत्व की स्थापना करना, इसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। मंदिर तैयार होने के बाद मूर्ति स्थापित की जाती है। मूर्ति को स्थापित करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है। विशेष पूजन के तहत ईश्वर का आह्वान किया जाता है। मंत्रों के जरिए मूर्ति में ईश्वर तत्व की स्थापना की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वास्तु दोष की पूजा होती है, इसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। अब सुनिए जरा, हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, वो क्या कह रहे हैं। पूरे विश्व में रहने वाले सनातन प्रेमियों के भी मन में एक उत्साह है कि चलो इतने 100 वर्ष के संघर्ष के बाद वो क्षण, वो घड़ी, वो पल तो अब तो आ गई कि 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, साधु संतों के नेतृत्व में वहां पर पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। हम लोगों में उत्साह है। आप राजू दास को सुन रहे थे। तो प्रधानमंत्री जनवरी 2024 को राम मंदिर जाएंगे और वहां प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ये जो नया एक फॉर्मूला आज